बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एसके और एसके नावल में आप सबका खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही होंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रात के 10 बज रहे थे और अमसाल इस वक्त हवेली के पिछले जानी बने पुल के किनारे बैठी घास नोच नोच कर पानी में फेंक रही थी। मेरा सुना बेटा, यहाँ अकेला क्यों बैठा है? शहरयार की आवाज़ सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो शहरयार, बाजिल और अदीद को खड़ा पाया। वो भागकर शहरयार के गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। शहरयार उसको यूँ रोता देखकर शिशद्दर रह गया। जले, मेरा बेटा क्या बात है? भाई को बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? शहरयार ने उसके चेहरे को हाथों से थामते हुए कहा, भाई मुझे नहीं करनी थी उस एसपी से शादी। वो अच्छा नहीं है, डांटता है, सख्ती से बात करता है। अमसाल ने रोते हुए बात मुकम्मल की। शहरयार ने उसका सर थपका। वो तीनों जानते थे कि वो वजह नहीं है जो वो बता रही है। उसे निकाह के बाद से देख रहे थे कि वो जब्त किए हुए थी। वो अमसाल शाह थी, सबके सामने रोककर अपना भरम नहीं तोड़ सकती थी। मैं उसके कान खींचूंगा, दोबारा नहीं डांटेगा। शहरयार ने उसके बालों पर लब रखे। वैसे भाई, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई। ये चुड़ैल मेरी हम उम्र है और इसकी शादी पहले हो गई और मैं अभी तक कुंवारा फिर रहा हूँ। बाजिल ने उसका मुंह ठीक करने के लिए बात बदली। हाँ, और मेरे साथ भी। मैं बड़ा हूँ और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, और इन दोनों को देखो कैसे एक ही दिन में निकाह करवा कर बैठ गए हैं। अदीद ने भी नीचे बैठते हुए मुँह बसूरा। जले, मुझे लगता है कुछ जल रहा है। नहीं, शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा। दो भाई जल रहे हैं। अमसाल ने हंसते हुए शहरयार के कंधे पर सर रखा। हाँ, अब बंदे की किस्मत ही सुलो हो तो कोई क्या कर सकता है। शहरयार ने अदीद और बाजिल को देखा जो उनको देखकर मुंह बसूर रहे थे। यार भाई, निकाह न सही, थोड़ी सी मंगनी ही करवा देते हमारी। बाजिल की बात सुनकर अदीद ने हाँ में हाँ मिलाई। रुको, मैं करवाती हूँ तुम दोनों की मंगनियाँ। अमसाल ने दोनों को पूल में धक्का दिया और शहरयार के हाथ पे हाथ मारकर हंसने लगी। उसको यूं हंसता देखकर सबकी जान में जान आई थी। शुक्र है इसका मुंह ठीक हुआ, वरना इसे इस तरह देखकर मुझे धड़का लगा हुआ था कहीं हमने ज्यादती ना कर दी हो। खिड़की से उन चारों को देखते हुए सारिया बेगम ने रासिम शाह से कहा, अच्छा वाकई? तंज मत करे, मेरी बेटी है वो, मेरे जिगर का टुकड़ा है। चाहे मैं जितना भी डांटूं, मगर उसको इस तरह से अफसरदा तो नहीं देख सकती। चेंज करके वॉशरूम से निकली तो आदिल को अपने कमरे में खड़ा पाया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अमसाल ने उसे घूरा। मुझे बात करनी है तुमसे। मगर मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो, अमसाल ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, तुम मत करना, मेरी सुन लो। आदिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे काउच पर बिठाया, खुद उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया। मैं हर्ट नहीं करना चाहता था तुम्हें, उसका हाथ पकड़कर कहा तो उसने रुख मोड़ा। आई एम सॉरी। अच्छा इधर तो देखो ना मेरी तरफ। आदिल ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर चौंका। सॉरी, मुझे बस गुस्सा आ गया था, रियली सॉरी। प्लीज़ तुम रो तो नहीं ना? आज गुस्से में तुम मुझ पे चीखे हो, कल को हाथ भी उठाओगे और फिर कह दोगे कि मैं गुस्से में था। अमसाल की बात सुनकर वो तड़प उठा था। ना नहीं नहीं प्रिंसेस, मैं भला क्यों हाथ उठाऊंगा? तुम ऐसे तो मत कहो। अच्छा ठीक है, इस बार माफ़ कर दो। आइंदा अगर मैं ज़रा सा भी डांटूँ ना तो तुम जो चाहे सज़ा देना, मगर प्लीज़ इस बार सुलह कर लो अपने इस बेचारे शौहर से। आदिल ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा तो वो मुस्कुराई। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या इतना बुरा लगता हूँ जो तुम अभी नीचे शहरयार के गले लगकर इतना रो रही थी? लड़कियों की जब शादी या निकाह होता है तो वो रोती हैं, तुम्हें क्या पता तुम कौन सा लड़की हो? अमसाल ने मुंह बिगाड़ा। हाँ, मगर वो और सिचुएशंस होती है ना, यहाँ तुम्हारा नहीं मेरा रोना बनता है। क्यों तुम्हारा क्यों? भाई मेरा निकाह एक ऐसी लड़की से हुआ है जिसका एक काम भी लड़कियों वाला नहीं है। मार धाड़, लोगों को दिन दिहाड़े उठवाना जिसका पसंदीदा मशगला है। दीवारें चढ़ना, छतें फलांगना वगैरह कोई मामूली बात थोड़ी है। आदिल की बात सुनकर वो खिलखिला कर हंसी थी, जिससे उसका डिम्पल गहरा हुआ था। तुम मेरे सामने अपना डिम्पल अंदर ही रखा करो, ख्वाह की जेलसी होने लगती है मुझे। आदिल ने उसके गाल पे पड़ते डिम्पल को देखते हुए कहा। हाँ, भला डिम्पल से कौन जेलस होता है? अमसाल को हैरानी हुई। मैं होता हूँ ना, तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं, दुख की बात तो है ना। आदिल ने दुख से दाएं बाएं सर हिलाए। अच्छा खैर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन अब तो तुम नाराज़ हो तो रहने देता हूँ, सुबह जाके वापस कर दूंगा। आदिल ने गहरी सांस लेते ड्रामाई अंदाज अपनाया। नहीं, अब तुम इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो मैं खुद पर जबर करते हुए मान जाती हूँ। अमसाल ने आंखें पटपटाई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें खुद पे जबर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं ना किसी तरह एडजस्ट कर लूँगा। आदिल भा
खुदा का खौफ करो जले, क्यों अभी 3 घंटे पुराना निकाह ख़राब करने पे तिली हो? आदिल ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा। सॉरी, और तुम मेरा गिफ्ट दे रहे हो या नहीं? अमसाल ने उसे घूरी दिखाई। अच्छा अच्छा दे रहा हूँ, जो घूरो तो मत, और ख़बरदार जो तुमने आइंदा मुझे भाई कहा तो। हाँ, आज से उस सद्दाम को तुम भाई कहो। मैं नहीं कह रही उसे, तुम्हें पता है वो हमारा यानी मेरा और बाजिल का बेस्ट वाला फ्रेंड बन गया है। हाँ, तुम लोगों के उल्टे सीधे कामों में साथ जो देता है, बेस्ट फ्रेंड तो बनना ही था। आदिल ने उसे घुरा, जेब से डिब्बी निकालकर उसे खोला तो अमसाल आगे होकर देखने लगी। सब्र करो लड़की, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। आदिल उसकी बेसब्री देखकर मुस्कुराया। वाह पायल की जोड़ी कितनी खूबसूरत है ना? अमसाल ने सिताइशी अंदाज में कहा। तुम्हें पसंद आई? आदिल के पूछने पर उसने ज़ोरों शोर से सर हिलाया। मुझे दो, मैं पहनती हूँ, तुम देखकर बताना कि अच्छी भी लगती है या नहीं। पहली बार पहनूंगी ना। हाँ तो मैं पहना देता हूँ। आदिल की बात सुनकर उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, तुम नहीं पहना सकते, लाओ दो, मैं खुद पहन लूँगी। अमसाल ने अपने पाँव पीछे किए। क्यों नहीं पहना सकता? आदिल ने अप्रोच किया। ओहो भाई, अब तुम मेरे पाँव को हाथ लगाओगे? अमसाल झुंझलाई। ओ कम ऑन जले, ये कोई बड़ी बात नहीं, लाओ पाँव आगे करो। मगर बस चुप, मुझे अपना काम करने दो। वैसे भी पहली बार किसी को पहना रहा हूँ, मेरा तजुर्बा नहीं है, तो मेरा ध्यान मत भटकाओ, खामोश बैठी रहो। आदिल की बात सुनकर वो खामोश हो गई। लो हो गया, अब देखो अच्छी लग रही है ना? अमसाल ने दोनों पाँव आगे करते हुए कहा तो उसने सर इस बात में हिलाया। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा तुम वहाँ से तो उठो। अमसाल ने उसको नीचे से उठाया तो उसके बराबर काउच पर आ बैठा। एक बात बताओ, ये बहराम शाह सही सलामत कैसे था? मुझे तो लग रहा था कि उसकी कोई हड्डी पसली ज़रूर टूटी होगी। खासी हैरान कुन बात थी कि तुम्हारी कैसे सलामत वापस आ गया वो। स्टोरी में जान डालने के लिए उसका सलामत होना ज़रूरी था, वरना सच बताऊँ तो मेरा बड़ा दिल था एक बार मैं उसकी सेहत सेट करूँ। अमसाल ने दांत पीसे। अच्छा वो कैसे? आदिल ने पूछा। अगर उसे मारते पीटते तो सबको यकीन आ जाना था कि उसे अगवा किया गया था। अब कोई मरकर भी यकीन ना करे कि वह अगवा हुआ था, सबको यही लगेगा कि अपनी मर्जी से गया था। और ये सद्दाम ने कैसे तुम दोनों का साथ दिया? अगर किसी से कुछ गलत करवाना हो तो ब्लैकमेलिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है एसपी साहब। क्या मतलब? आदिल ने अचंभे से देखा। सोफिया को पसंद करते हैं मौसूफ, हमने धमकी लगाई कि हम नानू को बता देंगे। तुम तो जानते हो ना नानू इन बातों को कितना मायूब समझती हैं, और अगर वो हमारा साथ देंगे तो कुछ ही दिनों में मैं नानू के ही हाथों मंगनी या निकाह करवाएंगे। अब आगे तुम समझदार हो। अमसाल ने आंखें घुमाई। वैसे मेरा ख्याल गलत नहीं है, पूरे के पूरे फितने हो तुम लोग। आदिल ने हंसते हुए सर झटका। बस कभी गुरूर नहीं किया। अमसाल ने उसका कॉलर पकड़कर झुकाया। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मुझे भी सुबह पुलिस स्टेशन जाना है, पहले ही 3 छुट्टियाँ कर चुका हूँ। शब्बा खैर, और हाँ अगेन सॉरी। उसकी पेशानी चूमता हुआ वो बाहर निकल गया। सानी, ये ताईजान कहाँ है? अमसाल ने सानिया से पूछा। अपने मैके गई हैं। अच्छा कब? वो तो 2 दिन से गई हुई हैं, तुमने शायद अब नोट किया, बहुत बिजी रहने लगी हो ना? तानिया ने तंज किया। क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो और कैसे बात करूं, सच्ची तो कह रही हूँ, तुम्हें अब कहाँ फुर्सत, सारा दिन तो नानू लोगों के पास पाई जाती हो। तुम जेलस हो रही हो? अमसाल ने शरारत से कहा। मुझे क्या ज़रूरत है जेलस होने की, तुम्हारी मर्जी है, जिसके साथ रहो। सानिया कहती हुई उठ गई। मैं मजाक कर रही थी, सुनो तो। अमसाल उसको आवाज़ देती रह गई, मगर वह अनसुनी करती लॉन में चली गई। हैं, इसे क्या हुआ है? सानी क्या हुआ है? अमसाल उसके पीछे आई। कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ जहाँ सारा दिन होती हो, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। पता भी है मैं कॉलेज से आने के बाद तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ और तुम वहाँ दफा हो जाती हो। सानिया ने मुँह बनाया। अल्लाह अल्लाह, लड़की कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो, सारा दिन कहाँ होती हूँ, और वैसे भी तुम्हें अब मेरा नहीं बल्कि दरियाब भाई का इंतज़ार करना चाहिए। आखिर को सैया जी हैं तुम्हारे। लो वो आ गए दरियाब भाई। दरियाब भाई बात सुने। अमसाल ने दरियाब को आवाज़ दी। हाँ अमसाल, क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये आपकी मनकुहा वेट कर रही थी और गुस्सा भी कर रही हैं कि इतना इंतज़ार कौन करवाता है। अमसाल सानिया को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अंदर भागी थी। हॉल से निकलते आदिल से जा टकराई। अरे अरे ध्यान से, क्या हो गया है? अपनी बहन से बचाओ, मुझ मासूम के पीछे पड़ गई है। तुम कहाँ से मासूम हो? तुम जैसा एक और मासूम पैदा हो गया ना तो हम दुनिया वालों का तो अल्लाह ही मालिक है। सानिया ने दांत पीसे। भाई हटे आगे से, ये आज मेरे हाथों नहीं बचती। सानिया ने आदिल को बाजू से पकड़कर एक साइड पर किया। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को इतनी बातें सुना रही है, उसको मना करो। अमसाल ने होक बने आदिल को पकड़कर झिंझोड़ा तो वो हिलकर रह गया। ये तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक इधर से धक्का देती है तो दूसरी उधर से झंझोड़ती है। आदिल ने दोनों को घूरा।
بھائی اب تو یہی ہوگا ساری زندگی کے لیے، چڑیل اپنے پلے باندھ لی ہے۔ تم خود کیا ہو، کالی بلی، کالی پیلی ڈائن؟ امثال نے اس کے کالے اور پیلے رنگ کے کپڑوں پر چوٹ کی۔ اور دریاب بھائی اپنی بیوی کو سمجھا لے، خواہ مخواہ میرے شوہر کو تنگ کر رہی ہے۔ امثال نے عادل کے پیچھے سے نکلتے ہوئے دریاب کو بھی گھسیٹتے ہوئے ثانیہ کو چڑھایا۔ تم ہلہ کر کے مر جاؤ۔ ثانیہ نے اس کو پکڑنے میں خود کو ناکام ہوتے دیکھا تو بد دعا پر آئی۔ ہاں تم نے تو جیسے آب حیات پی رکھا ہے نا، امثال نے اسے بگاڑا۔ اللہ کرے تم موٹی کالی بھدی ہو جاؤ، پیپرز میں فیل ہو جاؤ اور تمہیں یونی سے نکال دے۔ ثانیہ کی بد دعا سن کر امثال کی آنکھیں پھٹی تھی۔ تم مجھے فیل ہونے کی بد دعا دے رہی ہو؟ جاؤ آج سے میں بھی تمہیں بد دعا دیتی ہوں، اللہ کرے تمہارا شوہر موٹا کالا چھوٹا بھینگا ہو جائے۔ امثال کی بات سن کر دریاب تڑپ اٹھا۔ یار زلے، میری کیا غلطی ہے، میرا حلیہ کیوں بگاڑ رہی ہو؟ ثانیہ پیر پٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ اپنی بیوی کے زبان کے جوہر دیکھیں، آپ نے کیسے منہ پھاڑ پھاڑ کے بد دعائیں دے رہی تھی۔ سنبھالے اسے، ہاتھ سے نکل گئی نا سر پکڑ کر روئیں گے۔ امثال کی بات سن کر ثانیہ نے اپنا جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا جو امثال کے دریاب کو اپنی طرف کھینچ کر آگے کرنے کی وجہ سے اس کے سینے پہ لگا تھا۔ امثال اور عادل نے کہکا لگایا۔ واہ بھائی، تم نہ صحیح تمہارا جوتا ہی صحیح۔ ویسے اب آپ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا سکتے ہیں کہ یہ سب میری بیوی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، امثال نے ہنستے ہوئے کہا اور جمال حویلی کی طرف بھاگی۔ اللہ رحم کرے عادل تجھ پر، تھوڑی ہی دیر میں مجھے کیا سے کیا بنا گئی ہے۔ عادل بھی ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ سوری، وہ میں نے آپ کو نہیں مارا تھا، ثانیہ نے نیچے نظریں کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جانتا ہوں جہاں یہ دونوں فتنے ہوں وہاں خیر نہیں ہوتی، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا جوتا تو لیتی جاؤ۔ دریاب اس کو اندر کی طرف جاتا دیکھ کر پیچھے سے ہانک لگائی۔ میری بیوی کی جوتیوں کا صدقہ مطلب کچھ بھی؟ دریاب نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ زلے بازی آرام سے کھاؤ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ساریہ بیگم نے ان کو جلدی جلدی کھاتے دیکھا تو ٹوکا۔ ماما ہم یونی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، بائے۔ اپنے بیگ اٹھا کر دونوں باہر کی جانب بھاگے۔ شہریار نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ اچھا ہم بھی چلتے ہیں۔ دریاب اور امان نے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ 2 منٹ بعد ہی وہ واپس آتے دکھائی دیے۔ کیا ہوا، تم لوگ واپس آ گئے؟ فوزیہ بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اور آ کر ہال میں بیٹھ گئے۔ پھر تو لائن ہی لگ گئی، جو بھی جاتا واپس آ کر بیٹھ جاتا، جو بھی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، تم لوگ جا کیوں نہیں رہے ہو؟ مصطفیٰ شاہ نے حیرانی سے کہا۔ آپ کے لاڈلے سبھی گاڑیوں کے ٹائر پنچر کر گئے ہیں سوائے عادل کی جیپ کے۔ عاصم شاہ کی بات سن کر مصطفیٰ شاہ نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ چلو بھائی عادل، اب تم ہمارا آخری سہارا ہو، اس لیے ہمیں بھی لیتے جانا، امان نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ عادل بھائی ہماری گاڑی کے ٹائر پنچر ہے، آپ مجھے کالج چھوڑ دیں گے؟ عائشہ نے ہال میں آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے حیرت کی بات ہے، گاڑی کے چاروں ٹائر اکٹھے ہی پنچر ہے۔ عائشہ کا پرسوز انداز دیکھ کر سب مسکرائے۔ وہ اس لیے کہ اس گھر کی آفتوں نے انہیں پنکچر کیا ہے اور خود وہ 2 جا چکے ہیں۔ امان کی بات سن کر وہ ہنسی۔ چلو آ جاؤ، جس نے جانا ہے، عادل نے ہال سے نکلتے ہوئے کہا تو سبھی اس کے پیچھے چل دیے۔ پورچ میں پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو دریاب، امان، شہریار اور عائشہ کو اپنے پیچھے دیکھ کر اس نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ سیریسلی تم سب جاؤ گے؟ دھیان سے دیکھو، میرے پاس جیپ ہے، بس نہیں ہے جو تم سب کے سب اکٹھے آ گئے ہو۔ عادل نے ہنستے ہوئے جیپ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ بھائی میرا ٹیسٹ ہے آج، میرا جانا ضروری ہے۔ عائشہ نے جلدی سے بیک سیٹ سنبھالی۔ میری بھی میٹنگ ہے، شہریار جیپ کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، مزید 2 لوگ آ سکتے ہیں، آ جاؤ، عادل نے کہا۔ تم پیچھے آ جاؤ، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ دریاب نے اسے چابی لی۔ امان اور عادل پیچھے بیٹھ گئے۔ لالا آپ گاڑی ٹھیک کرا کر آ جائیے گا، دریاب نے ضریاب سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ لوگ گاؤں کی حدود سے باہر نکلے تو ان دونوں کو جاتے دیکھا جو اپنی بائک کو زگ زیگ انداز میں چلاتے تو کبھی سڑک پر فل اسپیڈ پر چھوڑ دیتے اور پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنا شروع کر دیتے۔ امثال نے بازیل کو کراس کرتے ہوئے بائک کو گھما کر گول دائرہ بنایا۔ عادل انہیں روکنا، شہریار نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے جیپ ان کے آگے لے جا کر کھڑی کی۔ شہریار کو جیپ سے نکلتے دیکھ کر امثال نے آنکھیں میچی۔ چابی دو، شہریار نے ہتھیلی پھیلائی تو دونوں نے شرافت سے چابی نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ اترو، شہریار کہتا جیپ کی طرف مڑا۔ دریاب، امان تم لوگ بائک پر آ جاؤ، میں ان کو لے کر گاڑی میں آتا ہوں۔ وہ دونوں چابیاں لے کر بائک کی طرف بڑھے۔ عائشہ آپ آگے آ جائے، یہ پیچھے آپ کو تنگ کریں گے۔ شہریار کی بات سن کر امثال نے آنکھیں گھمائی۔ او آئی سی، بھائی ابھی سے اتنی فکر؟ حق ہاں، بھائی نہ رہا۔ آپ بیٹھے اپنی عائشہ کے پاس، میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ ہاں نہیں تو، کہتی ہوئی وہ جیپ میں گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ یہ عادل کی جیپ کی چھوڑ دی تھی؟ شہریار کے پوچھنے پر بازل نے امثال کو گھورا۔
इस मोहतरमा को ही शौहर से हमदर्दी हो रही थी। हाँ तो उन सब ने तो अपने ऑफिस में जाना था और आदिल ने ड्यूटी पर, तो उसका टाइम पर पहुंचना ज़रूरी था। इस शानदार समझदारी के मुजाहरे पर यह बंदा नाचीज़ आपको सल्यूट पेश करता है। आदिल ने झुककर कहा। ये शहजादी कबूल करती है। शमसाल ने भी उसके अंदाज में कहा। भाई हमारी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई है। अमसाल ने बाजिल को इशारा किया तो उसने भी हाँ में हाँ मिलाई। शहरियार दोनों को पैसे देकर वॉलेट जेब में डालने लगा तो अमसाल ने उसे टोका। भाई कितनी बुरी बात है, आप भाभी को भी देना, इनकी भी तो ख़त्म हो गई होगी। क्यों भाभी? अमसाल का यूँ सबके सामने भाभी कहने पर आयशा शर्पटाई। ना नहीं मेरे पास है, आयशा मिनमिनाई। ओ कम ऑन भाई दे ना, हम आंखें बंद कर लेते हैं। चलो आदि अपनी आंखें बंद करो। अमसाल ने आदिल की आंखों पर हाथ रखा। खुदा का खौफ करो जले, एक्शन करवाना है क्या? आदिल ने अपनी आंखों से उसका हाथ उठाया। ओह भाई अब दे भी दे, भाभी कब से वेट कर रही हैं। अमसाल झिझिलाई तो शरिया ने 5,000 का नोट निकालकर आयशा की तरफ बढ़ाया, जिसे आयशा ने हिचकिचाते हुए पकड़ लिया। पिछली सीटों की तरफ घूमकर बैठी अमसाल ने सीटी बजाई। बाजी हमारे थोड़े नहीं थे। हाँ बिल्कुल, अपनी अपनी आंखें खोलकर देखो, इतने ही थे। शहरिया ने आयशा को अनकंफर्टेबल देखा तो घूरा। अच्छा वैसे भाई बाकी का बाद में, इससे पहले वो दोबारा कोई शोशा छोड़ती। आदिल ने उसे पकड़कर सीधा किया तो मुंह बसूर कर बह गई। आयशा को कॉलेज छोड़ने के बाद शहरियार को ड्रॉप किया और आखिर में उन दोनों को यूं ही छोड़ा। हमें लेने कौन आएगा? बाजिल ने डरते हुए पूछा। ड्राइवर आ जाएगा, अगर ना आया तो कॉल कर देना, मैं पिक कर लूँगा। आदिल ने डैशबोर्ड पर पड़ा अमसाल का मोबाइल उठाते हुए कहा तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गया। अमसाल ने मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे गायब पाया। बाजी मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है? नहीं तो यहीं रखा था, फिर कहाँ गया? अमसाल ने परेशानी से कहा। यार जले जल्दी करो, पहला लेक्चर सर वासिक का है और तुम्हें पता है ना लेट आने पर कितना डांटते हैं। अच्छा तुम चलो मैं ढूंढ कर आती हूँ। अमसाल कहती हुई सीट के नीचे झुकी। क्या कुछ गुम हो गया है? आदिल ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ मोबाइल रखा था डैशबोर्ड पर, नहीं मिल रहा है। अच्छा कहीं ये तो नहीं? आदिल ने मोबाइल उसकी आंखों के सामने लहराया। ओह तो तुम्हारे पास था, हद हो गई, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, बंदा बता ही देता है। अमसाल ने मोबाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो आदिल ने पीछे किया। आदिल दो ना, लेट हो रहा है, तुम्हें इसकी खास ज़रूरत नहीं है तो आज का दिन मेरे पास रहने दो, शाम में ले लेना। क्यों, तुमने क्या करना है? बस चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है रख लो। ओके बाय। कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो आदिल ने रोका। क्या हुआ? मुझे कॉल कर देना, मैं घर छोड़ दूँगा। सही सही हिलाते हुए वो गाड़ी से निकल गई। उसे यूनी के गेट में दाखिल होते देखकर उसने गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की। हाय ब्यूटीफुल डॉल, कहाँ जा रही हो? बहराम शाह ने गाड़ी से निकलते हुए कहा, जिसे देखकर अमसाल का मूड खराब हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आया तो काम से था, मगर रास्ते में तुम नज़र आ गई। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। सच बताऊँ तो जब से तुम्हें देखा है ना, कुछ और नज़र ही नहीं आता, हर जगह तुम ही तुम होती हो। बहराम शाह ने उसके साथ पैदल चलते हुए कहा तो वो दांत पीस के रह गई। कहाँ से आ रही हो? उसको खामोश पाकर बहराम ने कहा। एक मुलाजिमा की बेटी की शादी है तो उनसे मिलने गई थी। अमसाल सड़क पर कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए संजीदगी से कहा। वैसे इन टके टके के मुलाजिमों को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह आपका मसला नहीं है, मुझे लोगों को हैंडल करना आता है, आप जाएं यहाँ से, लोग देख रहे हैं। अमसाल ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। तो देखने दो, बहराम शाह किसी से नहीं डरता। आप नहीं डरते, लेकिन मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, इसलिए प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। इस वक्त अगर सारिया बेगम अमसाल को इतनी तमीज़ और धीमी आवाज़ में बात करता देख लेती तो यकीनन बेहोश हो जाती। बहुत जल्द मैं अपने घर वालों को भेजूँगा। क्यों? उसकी बात सुनकर अमसाल ने आबरू झुकाए। तुम्हारे रिश्ते के लिए। लगता है आपको शायद पता नहीं, उस दिन बाकी सबके साथ मेरा भी निकाह हुआ था आदिल से, और अगर ना भी हुआ होता ना तो भी मैं तुम जैसे लूज़ कैरेक्टर के साथ कभी भी शादी ना करती। ये बात अपने जहन में बिठा लो और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश ना करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अमसाल ने उसे वार्न करते हुए कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए चली गई। अच्छा तो अब नहीं होगा अमसाल बीबी, मैंने पूरे खुलूस नीयत से रिश्ता भेजना चाहा था और उस एसपी को तो मैं देख लूँगा। बड़बड़ाते हुए वो गाड़ी में बैठा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। आदिल को गए आज 5वां दिन था। उस दौरान बहराम ने भी दोबारा उसका रास्ता नहीं रोका था, जिस पर अमसाल ने खुदा का शुक्र अदा किया। बाजिर और फ्रेंच के बच्चों को 3 दिन के लिए घुमाने लेकर गया हुआ था। अमसाल ने साथ जाने से मना कर दिया और अब वो दोनों हवेलियों में बौलाए बौलाए फिर रही थी। इससे तो अच्छा था कि मैं बाजिल के साथ ही चली जाती। ये बात वो कोई 10 बार सोच चुकी थी। अब भी वो अपने कमरे में चक्कर काट रही थी कि अचानक किसी ख्याल के तहत वो बाहर निकली
और आदिल के कमरे के बाहर जाकर रुकी। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सबको अपने अपने कामों में मसरूफ़ पाया। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। क्या करूं? उंगली दांतों तले दबाते हुए उसने सोचा। ऐसा करती हूँ, एसपी के कमरे की तलाशी लेती हूँ, पता तो चले साहब ने कितनी गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। कहाँ से शुरू करूँ? अलमारी से करती हूँ। सोचते हुए उसने अलमारी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वहाँ से कुछ न पाकर उसने बेड का दराज खोला तो उसमें रिवॉल्वर पड़ा था। उसको उठाकर उलट पलट कर देखा, लोड करके वो उसका निशाना बांधा। क्या कर रही हो जले? अगर गोली चल गई तो सारी हवेली ने यहाँ इकट्ठे हो जाना है। उसने झुझुरी लेकर वापस रखा। दूसरा दराज खोला तो उसका मोबाइल पड़ा था और साथ में एक चिट थी। मैं जानता था तुम मेरी गैर मौजूदगी में ज़रूर आओगी। मोबाइल चेक करना है तो पासवर्ड तुम्हारा नाम है, फ़कत तुम्हारा जाली एसपी। चिट पढ़कर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। पासवर्ड लगाकर मोबाइल चेक करने लगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपना नंबर आफत के नाम से सेव देखकर दांत पीस कर रह गई। लिस्ट में किसी भी लड़की का नंबर ना पाकर वह गैलरी चेक करने लगी, जो कि उसकी तस्वीरों से भरी पड़ी थी। निकाह की पिक्चर्स के अलावा सारी की सारी उसकी बेखबरी में ली गई थी। किसी में वो शहरियार के पास बैठी थी तो किसी में वो बाजिल के साथ हंस रही थी, कहीं अकेली फुटबॉल खेल रही थी तो कहीं बैठी पढ़ रही थी। एक तस्वीर में वो गाल पर हाथ रखे निहायत ही मासूम सूरत बनाए बैठी थी और थोड़े ही फासले पर शहरियार लैपटॉप पर झुका काम कर रहा था। ये तो उस दिन की है जब फौजियत आई के मैके वाले आए हुए थे। तौबा है, ये बंदा कितनी महारत से काम करता है। मजाल है जो ज़रा सा भी शक होने दिया हो। ओह गॉड, इसका मतलब हमारा निकाह घर वालों की नहीं, इस जाली एसपी की मर्ज़ी से हुआ है। तभी उस दिन कह रहा था कि ये खिचड़ी मेरी ही रखी हुई है, तुम एक बार आओ तो सही। बड़बड़ाते हुए उसने मोबाइल रखा और दबे पाँव कमरे से निकल गई। मेरी बहना क्या कर रही है? अदीद ने उसके पास छज्जे पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं अदी, बोर ही हो रही हूँ। बाजी भी नहीं है, शहरी भाई की भी तबीयत डल हो रही है और वो जाली एसपी भी नहीं है। चलो बंदा उसे ही चिढ़ा लेता है। कहीं तुम अपने शौहर को मिस तो नहीं कर रही? अदीद ने उसे छेड़ा तो वो झींपी। खबरदार, जो उसके बारे में कुछ सोचा भी, हमारी इज्जत का सवाल है। अदीद ने ड्रामाई अंदाज में कहा। ओ हेलो, ब्रेक पे पाँव रखो, अपनी जोश मारती गैरत को थपक कर सुला दो, शौहर है वो मेरा। अमसान ने उसे जताया। ओ आई सी, अदीद ने होठों को सुकेड़ा। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी शादी या मंगनी करा दो। कोई है आपकी नज़र में? अमसाल उसकी तरफ पूरी घूमी। नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है, तुम खुद ही देख लो। तो फिर सिद्रा आपी के बारे में क्या ख्याल है? अमसाल ने राजदारी से कहा। कभी उस नज़र से देखा नहीं, तो अब देख ले। कौन सा वो कहीं दूर बैठी हैं, इनफैक्ट वो अभी इधर ही आई हुई हैं, वो देखो जा रही हैं। सिद्रा आपी बात सुने। अमसाल ने अदीद को सजेशन देते हुए हाल से निकलती सिद्रा को आवाज़ दी तो इधर उधर देखने लगी। ऊपर देखें, अमसाल ने उसको चारों तरफ देखता पाकर कहा तो उसने ऊपर देखा तो अमसाल और अदीद छज्जे पर पाँव लटकाए बैठे थे। ऊपर क्या कर रहे हैं आप लोग? उसने हैरानी से पूछा। अमसाल के बारे में तो जानती थी, मगर अदीद को यूँ उसके साथ देखकर उसे अचंभा हुआ। लड़कियां ताड़ रहे हैं। अमसाल के यूँ मुँह फाड़ कर कहने पर अदीद ने उसे कोहनी मारी। हैं? सिद्रा ने नासमझी से उसे देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मजाक कर रही है, आप जाएं। अदीद ने उसे टाला तो वो उनकी तरफ देखती चली गई। क्या करती हो जले? छोड़ो तुम, चलो गांव में मटर गश्त करके आते हैं। अमसाल ने उठते हुए उसका हाथ पकड़कर उठाया। स्कूल से और फ्रेंच के बच्चों की मुसलसल शिकायत मिल रही थी और जब बच्चों से बात की जाती तो वो कहते कि वहाँ के बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से वो बदतमीज़ी करते हैं। इसलिए अमसाल और बाजिल ने फैसला किया कि वो उनके लिए एक अलग छोटे से स्कूल का बंदोबस्त कर लेते हैं। शहरियार और अदीद की फाइनेंशियली हेल्प करने की हामी भरने पर उन्होंने जगह के लिए मुस्तफ़ा शाह से बात की तो उन्होंने कहा कि जगह देख ले, पेमेंट वो कर देंगे। वो सुबह से घर से निकली हुई थी। कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल की वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू लेने के बाद उसने शाह हाउस का चक्कर लगाया। दोनों ने तय किया कि इमारत के बनने तक किराए पर जगह लेकर बच्चों की स्टडी शुरू करवाते हैं ताकि उनकी तालीम का हर्ज ना हो, क्योंकि बाज़ बच्चों ने स्कूल जाने से साफ मना कर दिया था कि दूसरे बच्चों के अलावा कुछ टीचर्स का रवैया भी उनके साथ ठीक नहीं। वो लोग कल ट्रिप से वापस आ रहे थे तो उनके आने से पहले अमसाल ने इमारत की सफाई करवाई और फर्नीचर्स की सेटिंग कल पर छोड़कर कल के शेड्यूल के बारे में सोचते हुए वापस हवेली जा रही थी कि एक गाड़ी उसे क्रॉस करते हुए सड़क के दरमियान में रुकी तो उसे भी अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। सामने वाली गाड़ी से बहराम शाह को उतरते देखकर उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। ये कौन सा तरीका है? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? मैंने कुछ दिन पहले बात की थी तुमसे, घर में बता चुका हूँ, वो लोग आने के लिए तैयार है। तुम बताओ कब आए?
बहराम ने उसके लहजे को नज़रअंदाज किया। लगता है तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला होकर गिर गया है जो ऐसी हरकतें कर रहे हो। मेरा निकाह हो चुका है, फिर अपने घर वालों को भेजने का मकसद, और तुम्हारे घर वालों के सामने ही हुआ था, इसके बावजूद वो आने को तैयार है। आफरीन है उन पर। अमसाल ने उसे कड़े तेवरों से घूरा। तो तुम नहीं मानोगी? चलो तलाक न सही, बेवा तो हो सकती हो। वैसे भी लड़की अगर रुखसती से पहले बेवा हो जाए तो इद्दत की भी ज़रूरत नहीं होती। मतलब? अमसाल ने आंखें फाड़ी। अगर मैं उसे मार दूँ तो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका गिरबान अमसाल के हाथों में था। अगर ऐसा कुछ सोचा भी ना तो साथ में अपने कफन दफन का बंदोबस्त भी कर लेना। जवान बेटी की अबरतनाक मौत तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा धचका होगी। उनको कहाँ होश होगा कि वो तुम्हारे कफन दफन का सामान खरीदते फिरे। वो हाल करूँगी तुम्हारा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगी। उसका गिरेबान एक झटके से छोड़ते हुए वो गुर्राई। बहराम लड़खड़ा के पीछे हटा। अपने गार्ड्स और ड्राइवर की मौजूदगी में एक लड़की का यूं उसका गिरेबान पकड़ना, अहानत और शर्मिंदगी से बहराम का चेहरा सुर्ख हो गया। गिरेबान पर हाथ डालकर तुमने अच्छा नहीं किया अमसाल शाह। बहराम ने अपना कॉलर ठीक करते हुए उसे धमकी दी। और मेरे शौहर पर भी गलत नज़र डालकर तुमने अच्छा नहीं किया बहराम शाह। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमने मेरा सिर्फ एक रूप देखा है, दूसरा ना ही देखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सर्द लहजे में कहती हुई पलटी। गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही उसे फायर की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो बहराम पिस्टल का रुख उसी की तरफ किए खड़ा था, जिसे देखकर अमसाल के लबों पर मुस्कुराहट फैली। ओह, तो तुम मुझे अब इस खिलौने से डराओगे? अमसाल ने इस्तेज़ाइया कहा। तुमने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला है। कोई बहराम शाह का गिरेबान पकड़े और फिर सलामत रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहराम शाह शदीद गुस्से की हालत में कहा। अच्छा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? चलो मारो। अमसाल ने अपने दोनों बाजू सीने पे लपेटते हुए जैसे उसका मजाक उड़ाया। मैं गोली चला दूंगा। तो चलाओ, मैं कब मना कर रही हूँ? मैं भी तो देखूँ बहराम शाह में कितनी हिम्मत है। अमसाल ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाकई ही मार दूंगा। बहराम उसको यूं डटकर खड़ा होते, आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करता देखकर झंझला गया। उसे लगा था कि उसे डराएगा तो वो उसकी बात मान जाएगी। इडियट! बड़बड़ाती हुई वो मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी जब उसे एक बार फिर फायरिंग की आवाज़ आई, और साथ में उसे लगा जैसे गरम गरम सुलाख उसके बाजू में धंस गई हो। उसके मुँह से बेसाख्ता सिसकारी निकली। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अच्छे से सोच लो, वरना। वैसे भी सुना है 2 हवेलियों की लाडली हो। तकलीफ़ तुम्हें होती है तो दर्द उन 2 हवेलियों में रहने वाले 20-25 लोगों को होगा। अभी तो मैंने अपने ख़ानदान की उस दिन वाली बेइज्जती का बदला भी लेना है जो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने इतने सारे लोगों के सामने की थी। पिस्टल की नोक अपने बाजू पर झुकी अमसाल की थोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा उठाया तो उसने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। अगली बार मोहलत नहीं दूंगा, उसे वार्न करता हुआ वो गाड़ी में जा बैठा। उसके जाने के बाद अमसाल दोबारा अपने बाजू की तरफ मुतवज्जा हुई, जहाँ से खून निकलकर उसकी सफ़ेद शर्ट को रंगीन कर रहा था। उल्लू का पट्टा, सीरियस ही हो गया? मुझे तो लगा था ऐवी पढ़ के मार रहा है। कमीने से इतना नहीं हुआ कि कपड़ा ही बांध जाता। अब मैं खुद कैसे बांधूंगी? अपना हिजाब उतारकर बाजू पर रखकर बड़बड़ाई। किसी न किसी तरह वो दुपट्टा बांधने में कामयाब हो चुकी थी। गाड़ी में बैठकर उसने रिवर्स करके शहर की तरफ मुड़ा। खून बह जाने की वजह से उसे अब चक्कर आना शुरू हो चुके थे। शहर में दाखिल होते ही उसे जो पहला हॉस्पिटल नज़र आया, उसने वहीं गाड़ी रोक दी। डॉक्टर ने आए बाएं शाये करनी चाहिए कि ये पुलिस केस है, मगर सामने भी अमसाल थी। अगले 2 सेकंड में वो चकराकर नीचे गिरी। मजबूरन उन्हें उसे एडमिट करना पड़ा। बुलेट निकालकर पट्टी वगैरह करवाने के बाद डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने का कहा, मगर शहरियार का बार बार आता फ़ोन देखकर उसने नर्स को कुछ पैसे दिए, मेडिसिन मंगवाई और चुपके से हॉस्पिटल से निकल आई। हवेली पहुंचकर उसने अपने खून आलूदा कपड़ों को देखते हुए दुआ की कि हॉल में कोई ना हो, मगर हर दुआ कबूल नहीं होती। हॉल में पहुंची तो तकरीबन सभी बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। किचन से निकलती सारिया बेगम के हाथों से चाय की ट्रे छूटी तो सभी उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो मुंह पे हाथ रखे अंदर आती अमसाल को देख रही थी। उनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सभी शौक रह गए। क्या हुआ अमसाल? ये खून कहाँ से आया? सारिया बेगम लड़खड़ाती आवाज़ हुई उसके पास आई। जले, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? शहरियार बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अमसाल ने शहरियार को तसल्ली दी। तो ये खून कहाँ से आया? अदीद ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ रुख मोड़ा तो वो करहा के रह गई। आराम से अदीद, क्या हो गया है? राजमन शाह ने अदीद को टोका। जले, क्या हुआ? दिखाओ मुझे। शहरियार ने उसका बाजू पकड़कर आस्तीन ऊपर की तो बाजू पर लगी पट्टी जो अदीद के पकड़ने की वजह से सुर्ख हुई थी
دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ زلے بچے، بھائی کی جان کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ بھی، پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے اور تمہارے کپڑوں پر خون کس کا ہے؟ بھائی ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، اب یہاں آئے بیٹھے۔ ثانی، بھائی کے لیے پانی لاؤ۔ امثال نے شہریار کو مضطرب دیکھ کر صوفے پر بٹھایا۔ زلے، کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے؟ جان نکل رہی ہے ہماری، عدید نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار عدی، کچھ نہیں ہوا، بس بازو پر گولی لگی ہے، باقی میں ٹھیک ہوں۔ اس کے نارمل انداز میں کہی گئی بات سن کر سب کو دھچکا لگا۔ عدید کے ماتھے کی رگیں تنی تھی۔ کیسے؟ چھوڑو تم، ماما کچھ کھانے کو دے، بھوک کی وجہ سے چکر بھی آ رہے ہیں۔ امثال نے اسے ٹالا۔ ہاں بہو، جا کے اس کے لیے جوس اور کھانے کو کچھ لے کر آؤ، کتنا خون نکل گیا ہے، کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے ہوں گے۔ بی جان، سارہ بیگم کو بھیجا۔ زلے، میں نے پوچھا ہے کہ کیسے گولی لگی، کس کی اتنی ہمت ہوئی؟ عدید نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ عدید، یار لیو اٹ نا، بھائی کو دیکھو وہ کتنے پریشان ہیں۔ شہری بھائی پلیز ادھر میری طرف دیکھیں نا، پریشان مت ہو، دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امثال نے شہریار کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ شوہنے، اپنی حالت دیکھو، کپڑے خون سے لت پت ہیں، بازو پر پٹی بندھی ہوئی، رنگت پیلی پڑ رہی ہے، اور کہتی ہو میں پریشان نہ ہوں، پتہ نہیں تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور میں یہاں بے خبر آرام سے بیٹھا تھا۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ بہرام، تم نے میرے بھائیوں کو پریشان کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں یہ گولی بہت مہنگی پڑے گی۔ امثال نے شہریار اور عدید کی خراب حالت دیکھتے ہوئے سوچا۔ اچھا بتاؤ کیسے لگی؟ وہ شہری بھائی، وہ ہاں 2 لوگ تھے، شاید کوئی چور تھے، پر چھین کر لے گئے اور ساتھ میں دھمکی کے طور پر گولی مار دی کہ پولیس کو نہ بتاؤ۔ امثال نے گڑبڑاتے ہوئے بات مکمل کی۔ اچھا، کمال کے چور تھے جو پرس لے کر گئے جس میں صرف 10-20 ہزار ہوں گے، اور تمہارا یہ 2 لاکھ کا موبائل چھوڑ گئے؟ عدید نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے طنز کیا۔ ہا 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 ہا، میں مذاق کر رہی تھی، بس ذرا سا ماحول بنا رہی تھی۔ امثال نے اپنا جھوٹ پکڑ جانے پر بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ چلو اب سیریس بتاؤ۔ عدید اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ واپس آتے ہوئے میں ایک جگہ پر رکی تھی، اچانک وہاں فائرنگ شروع ہو گئی تو میں بھی اس کی زد میں آ گئی، بس اتنی سی بات ہے۔ امثال نے کندھے اچکائے۔ کس جگہ پر؟ عدید کی نظریں اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، میں نے نوٹ نہیں کیا، بک شاپ پر گئی تھی، شاہ ہاؤس کے بچوں کے لیے کچھ بکس لینی تھی۔ اب جانے بھی دو نا، تم کیا پولیس والوں کی طرح تفتیش کرنے بیٹھ گئے ہو؟ اس کی جانچتی نظروں سے جھنجھلا کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، اصل بات کیا ہے اس کا تو میں پتہ لگا ہی لوں گا، عدید نے موبائل پر کوئی نمبر ملاتے کہا اور لاؤنج سے نکل گیا۔ بھائی آپ دیکھ لیں اسے، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ امثال شہریار کی طرف مڑی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ شہریار کی بات سن کر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، شہریار اٹھتے ہوئے بولا۔ او کم آن بھائی، میں چیک اپ کروا کر آئی ہوں، میڈیسن بھی لی ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ پتہ نہیں کس ڈاکٹر کے پاس گئی ہو، ٹھیک سے چیک اپ بھی کیا کہ نہیں؟ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو، میں کچھ نہیں سنوں گا، اٹھو، شہریار نے حکمی انداز میں کہا تو اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں وہ نہیں پہنوں گی جو گلے میں اور بازو میں پلاسٹر پہنتے ہیں، امثال نے اٹھتے ہوئے فرمائش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو تو صحیح، میں بھی چلتی ہوں، ساریہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، ہم بس چیک کروا کر آ جائیں گے، اب پریشان نہ ہو، شہریار نے ماں کو تسلی دی۔ نہیں شہری، میں ساتھ جاؤں گی، تم چلو بس۔ چلے بھائی، امثال چینج کر کے آئی تو شہریار کو ٹہلتے پایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عدید نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، جب تک میں خود اس کا ٹریٹمنٹ نہ کروا لوں میری تسلی نہیں ہوگی۔ صحیح، میں بھی چلتا ہوں۔ شہری بھائی میں بتا رہی ہوں، میں پلاسٹر نہیں لگواؤں گی، عجیب سا لگتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچ کر امثال نے اسے یاد دلوایا۔ ٹھیک ہے گڑیا، مت لگوانا۔ ڈاکٹر پہلے والی بینڈیج اتارنے لگا تو امثال کر رہی۔ ڈاکٹر آرام سے، آپ دیکھ نہیں رہے اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ عدید کے سرد اور کڑک لہجے پر ڈاکٹر جھجری لے کر رہ گیا۔ پاس کھڑی نرسوں میں سے ایک جو کافی دیر سے اسے میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کا انداز دیکھ کر اس نے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ عدید کی سرخ انگارہ آنکھیں اور چہرے پر چٹانوں جیسی سختی دیکھ کر امثال کی بھی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھ کر شہریار نے عدید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے امثال کی طرف اشارہ کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ عدید کے پوچھنے پر امثال نے ڈرتے ڈرتے نفی میں سر ہلایا۔ اس کو یوں خود سے ڈرتے دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ریلیکس پرنسس، اس کے ساتھ اسٹریچر پر بیٹھتے ہوئے اس کا سر چوما۔ یوں تو نہیں کرو نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کو ہلکا سا کانپتا ہوا دیکھ کر عدید نے اسے بازو کے حصار میں لیا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ امثال نے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ آئی ایم سوری، تم پرسکون رہو پلیز۔
डॉक्टर और नर्सें उसके पल पल बदलते रवैये को देखकर हैरान थे। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं, शहरयार कहता हुआ बाहर चला गया। मेरी बेटी कैसा फील कर रही है? उसकी दूसरी तरफ बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ मामा, तुम देखना मेरी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी, सारिया बेगम ने उसका मुंह चूमते हुए कहा। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी मामा ही है ना? मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ। कोई मुझे चुटकी काटो ताकि मुझे होश आए। अमसाल के शरारत से कहने पे सारिया बेगम और अदीद हंसती है। हाँ, मेरी बात पर मामा हंस रही हैं। अदी, अब तो पक्का मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये लड़की बीमारी में भी बाज नहीं आती। सारिया बेगम ने सर झटका। चले मामा, शहरयार ने आकर कहा तो वो उठे। बड़ी माम, आप शहरी भाई के साथ बैठ जाए, मैं ज़ले के साथ पीछे बैठ जाता हूँ। दो लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। अदीद के कहने पर सारिया बेगम आगे बैठ गई। अदीद उसे अपने साथ लगाए पीछे बैठ गया। अभी वो लोग आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि अमसाल ने अपना वजन मुकम्मल तौर पर उस पर डाल दिया। उसने चौंक कर उसे देखा तो वो आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। ज़ले सोने ठीक हो ना? क्या हुआ है? अदीद ने उस पर झुका। कुछ नहीं हुआ अदीद, सो गई है। डॉक्टर ने कहा था इंजेक्शन की वजह से सो जाएगी, उसे डिस्टर्ब ना करो। वैक्यूम मिरर से देखते हुए शहरयार ने उसे मना किया तो उसने सुक्का सांस लिया। उसके सामने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तुमसे डरने लगेगी। शहरयार ने उसे तनबीह की। जी भाई, आइंदा ख्याल रखूँगा। हवेली पहुँचते पहुँचते उन्हें रात के 8 बज चुके थे। शहरयार ने उसे किसी छोटी बच्ची की तरह अपने हाथों में उठाया और उसके कमरे में लिटाया। सब लोग वहाँ जमा हो गए थे। कुछ देर तक उसके पास बैठे रहने के बाद सब आहिस्ता आहिस्ता उठकर जाने लगे। मामा, आप भी जाकर सो जाए, मैं यहीं सो जाता हूँ। रात को अगर इसकी आँख खुली हमें ना पाकर परेशान होगी और अगर इसे कुछ चाहिए होगा तो मैं भी चेंज कर लूँगा, तो मैं मैनेज कर लूँगा। शहरयार ने अमसाल के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। बेटा, तुम सारे दिन के थके हुए हो, मैं सो जाती हूँ उसके पास, तुम जाओ अपने कमरे में। सारिया बेगम ने उसे भेजना चाहा। नहीं माम, आप जाए, मैं यहीं हूँ, अदीद ने कहा तो दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब रासिम शाह को अंदर आते देखा। चलो भाई, रश कम करो, मैं आज अपनी बेटी के पास सोऊंगा। उनकी बात सुनकर सारिया बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके सबूत पहले ही डेरे जमा चुके हैं। सारिया बेगम ने अदीद और शहरयार की तरफ इशारा किया। चलो भाई, फिर मेरी जगह भी बना और आप भी खाना खा लें और उन दोनों के लिए भी भिजवा दीजिएगा। रासिम शाह ने बाहर निकलती सारिया बेगम से कहा तो दोनों ने मानी खेजी नज़रों से उन्हें देखा। वाह भाई, कितनी फ़िक्र है आपको अपनी बीवी की। मुझे तो लगता है हमारी आड़ में आप मामा को ताकीद कर रहे हैं। अदीद ने मुस्कुराते हुए कहा। काश जले जाग रही होती, आपका वो रिकॉर्ड लगाती कि याद रखते। शहरयार ने भी हंसते हुए उन्हें छेड़ा तो उन्होंने कहका लगाया। शर्म तो नहीं आती माँ बाप से इस तरह से बात करते हुए? सारिया बेगम ने चींपते हुए उनको घुरका। जवाब में तीनों का कहका देखकर वो सर झुटकती बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद वो शहरयार की तरफ मुतवज्जा हुए। क्या कहा है डॉक्टर ने? हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं, मगर डॉक्टर ने कहा है कि एहतियात की ज़रूरत है ताकि ज़ख्म ख़राब ना हो। कल दोबारा चेकअप के लिए जाना है। कुछ पता चला कौन थे? नहीं बड़े बाबा, मैंने पता करवाया है, सुबह तक पता चल जाएगा। ज़ले जानती है मगर पता नहीं क्यों बता नहीं रही है। अदीद ने अपनी पेशानी मसली। अच्छा कोई नहीं, तुम परेशान ना हो, पता चल जाएगा। इतने में आयशा खाना लेकर कमरे में आई। अदीद भाई, आपने खाना नहीं खाया था तो खाला ने कहा है कि आपको कमरे में दे आऊं, प्लीज़ खा ले। आयशा ने शहरयार के सामने खाना रखा तो रासिम साहब का हंकारे। अदीद, तुम्हें याद है कुछ देर पहले कोई कुछ कह रहा था? हाँ ना बाबा, मुझे बड़े अच्छे से याद है। अदीद ने भी लुकमा दिया तो शहरयार छीप कर रह गया। आयशा नासमझी से उन्हें देखती हुई चली गई। सुबह जब अमसाल की आँख खुली तो अपनी दाएं तरफ सारिया बेगम, बाएं तरफ रासिम साहब को सोते पाया। सामने नज़र पड़ी तो सोफे पर शहरयार सो रहा था और उसके पास ही नीचे गद्दा बिछाकर अदीद सो रहा था। ये हवेली वालों ने उनसे इनके कमरे छीन लिए हैं क्या, जो ये लोग यहाँ सो रहे हैं? अमसाल बड़बड़ाते हुए उठी। एक हाथ से बाल समेटने की कोशिश की जो कि नाकाम रही। थक कर उसने ऐसे ही छोड़ दिए। अभी वो सोच ही रही थी कि दरमियान में से कैसे उठे कि शहरयार की आँख खुल गई। वो उठकर उसके पास आया। क्या हुआ, कुछ चाहिए? पेन तो नहीं हो रहा? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, आप मेरे बाल समेट दे, मुझे मुँह धोना है। तो शहरयार उसके बाल समेटने लगा। क्योंकि दोनों हल्की आवाज़ में बातें कर रहे थे, फिर भी बारी बारी उन तीनों की आँख खुल गई। ज़ले, कैसा है तुम्हारा बाजू, कब उठी? सारिया बेगम ने उठते हुए पूछा। मामा ठीक है, और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। जब आँख खुली तो पहले तो मुझे लगा शायद मैं किसी दरबार में हूँ जहाँ इतने सारे लोग आड़े तिरछे सो रहे हैं।
پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے حویلی والوں نے آپ سے کمرے چھین لیے ہوں۔ آپ ذرا روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ کیا آپ سب یہاں کی سو رہے ہیں؟ امثال نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ ہمارے دماغ خراب ہو گئے تھے جو یہاں سو گئے۔ اس کے خیالات سن کر ساریہ بیگم جل کر رہ گئی۔ اچھا، اور یہ بات آپ کو اب کس نے بتائی؟ امثال نے اب پر زور دیتے ہوئے تجسس سے پوچھا تو راشم شاہ نے کہکا لگایا۔ تم کیوں چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں اس حالت میں بھی جوتے لگاؤں؟ رہنے دے ماما، اس وقت میرے پاس سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہیں۔ آپ مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتی۔ امثال نے اپنے چاروں طرف باپ اور بھائیوں کو دیکھتے ہوئے فخر سے آنکھیں مٹکائی۔ میں تمہارے ساتھ پوری نہیں آ سکتی۔ اٹھتے ساتھ ہی تمہارا دماغ اور زبان پٹر پٹر کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اولاد صبح اٹھنے کے بعد آدھے گھنٹے تک جام رہتی ہے، اور ایک میری اولاد ہے جو نیند میں بھی فریش ہوتی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ چاروں دل کھول کر ہنسے تھے۔ ویسے ہی آپ لوگوں نے بتایا نہیں کہ یہ درباروں پر سوئے ملنگوں کی طرح میرے کمرے میں کیوں پڑے تھے؟ تمہاری ماں کا خیال غلط نہیں ہے، راشم شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ بھی کمرے سے نکل گئے۔ بھائی مجھے بھوک لگی ہے۔ امثال فریش ہو کر آئی تو شہریار سے کہا، اچھا میں ناشتے کا کہتا ہوں، اور ادیت تم سو جاؤ، کافی دیر تک جاگتے رہے ہو، تمہاری آنکھیں ریڈ ہو رہی ہے۔ ہاں ادی، تم یہاں آ کر ایزی ہو کر سونا، امثال نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر اس کے بائیں جانب لیٹ گیا۔ شہریار نے ٹاول لے کر اس کے ہاتھ اور منہ خشک کیا۔ بالوں میں کنگھی کر رہا تھا کہ ریمل اور عائشہ ان تینوں کا ناشتہ لے کر آئی۔ شہریار کو اس کے بال کنگھی کرتا دیکھ کر عائشہ مسکرائی۔ آہستہ، ادی تبھی سویا ہے، شہریار نے ان کو اشارہ کیا۔ لائے مجھے دے، میں کر دیتی ہوں، آپ ناشتہ کر لے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عائشہ نے اس سے کنگھی لینی چاہی۔ نہیں بس ہو گیا، شہریار نے مصروف انداز میں کہا۔ اس کو اتنی مہارت اور صفائی سے چٹیاں کرتے دیکھ کر ریمل اور عائشہ کے منہ کھلے تھے۔ ویسے شہریار بھائی، اتنی صفائی سے تو ہمیں بھی چٹیاں کرنی نہیں آتی جتنی مہارت سے آپ کر رہے ہیں، ریمل ہنستے ہوئے بولی۔ وہ اس لیے کہ میں اکثر اپنے بچے کے بال بناتا رہتا ہوں، شہریار نے ہنستے ہوئے بالوں کے آخر پر پونی لگائی۔ ارے آپ کو نہیں پتا، بھائی تو آئلنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں، امثال اس کی ایک اور خوبی بتائی۔ چلو بھائی، عائشہ تمہارے لیے آسانی رہے گی، تمہاری نے کافی ایکسپرٹ بنایا ہوا ہے تمہارے مجازی خدا کو۔ ریمل نے عائشہ کو چھیڑا تو پل میں اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ہاں بالکل، آپ بھائی سے کنگھی کروایا کرنا اور آئلنگ بھی کروانا، اور تو اور بھائی نوڈلز بہت اچھے بناتے ہیں۔ امثال نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ شہریار کے سامنے ان کے چھیڑنے پر اس کے لیے نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ رہی صحیح کسر ریمل کی اگلی بات نے پوری کر دی۔ بھائی عائشہ، امثال کا کمرہ سیٹ کر دو، سارا بکھرا پڑا ہے۔ میں کر دیتی، مگر تمہارے شوہر، دیور اور نند کے درمیان میرا یوں کام کرنا بنتا نہیں ہے۔ بھائی ان کی بہو ہو، خود ہی سنبھالو، کہتی ہوئی وہ یہ جا وہ جا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے امثال کی ہنسی چھوٹی تھی۔ شہریار کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میری بری بات بچے ایسے تنگ نہیں کرتے۔ عائشہ آپ ریلیکس ہو کر اپنا کام کریں، یہ اب کچھ نہیں بولے گی۔ اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلتا پا کر شہریار نے امثال کو ٹوکا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب نہیں کروں گی، سوری آپی، آپ کر لے جو کرنا ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ امثال نے ہونٹوں پر انگلی رکھی تو وہ آگے بڑھ کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ شہریار ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں گیا تو عائشہ اس کے پاس آئی۔ تمہاری آج والی بکواس کو میں بھولوں گی نہیں، بدلہ تو ضرور لوں گی۔ بھائی آپی دھمکیاں دے رہی ہیں، امثال نے واش روم سے نکلتے شہریار کو شکایت لگائی۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔ شہریار کی بات سن کر امثال کا منہ کھلا۔ عائشہ بھی اب کی بار مسکرائی تھی۔ بھائی آپ میرا یقین نہیں کر رہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا بیٹا دھمکیاں سننے والا بندہ ہی نہیں ہے۔ چلو اب منہ نہ بناؤ، ناشتہ کرو، پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ شہریار نے ٹرے سے ناشتہ نکالا اور خود کھانے کے ساتھ ساتھ نوالا بنا کر اسے بھی کھلانے لگا۔ ارے بازی، تم لوگوں نے تو شام کو آنا تھا نا؟ امثال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بازل کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں آنا تو شام میں ہی تھا، مگر تمہاری چوٹ کا سنا تو رہا نہیں گیا مجھ سے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ادی اور شہری بھائی کو تو میں منع کر چکی تھی، ضروا نے، بازل نے اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ کس نے؟ امثال نے دوبارہ پوچھا کہ شاید اسے نام سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ ضروا نے۔ تم مجھ سے کیوں رابطے میں ہو؟ امثال نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ او آئی سی، تو اس دن تم نے موبائل اس کے لیے لیا تھا اور مجھے کہا کہ کسی کو دینا ہے۔ ہاں تو دیا ہی ہے نا۔ لسن، ہم نے طے کیا تھا کہ ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپائیں گے، پھر نہ بتانے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میں بس بتانے ہی والا تھا۔ کب؟ تم چھوڑو اس بات کو، پھر بتاؤں گا، ابھی تم یہ بتاؤ کہ یہ سب ہوا کیسے؟ میں تو سن کر ہی حیران ہو گیا تھا کہ امثال کو گولی لگی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو جب اس نے مجھے پکچر بھیجی تب مجھے جا کر یقین آیا۔
पहले तुम प्रॉमिस करो कि ना तुम तो किसी को बताओगे और ना ही खुद कुछ करोगे। अमसाल ने उसके करीब बैठते हुए कहा तो उसने सर हिला दिया। ऐसे नहीं, आप प्रॉमिस करो। अमसाल ने उसके सामने हाथ फैलाया तो बाजिल ने उसके हाथ पे हाथ रखा। वो कुछ दिन से मुझे आप ही शहरी भाई कह रहे हैं कि नीचे आ जाए। जरवा ने अंदर आते हुए कहा। अच्छा तुम चलो, हम आते हैं। बाजिल ने कहा। नहीं, भाई ने कहा है कि आप दोनों को लेकर आओ, और वो नीचे बशीर अंकल लोग भी आए हुए हैं आप ही की अयादत करने। जरवा की बात सुनकर वो चौंकी। अच्छा, अकेले आए हैं क्या? अमसाल ने सरसरी से पूछा। नहीं, उनकी बहू, बेटा और बहराम शाह हैं साथ में। तुम रेस्ट करो, मैं ज़रा मेहमानों से मिल लूँ, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अमसाल ने बशीर शाह के आगे सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा। कैसी हैं आंटी? आप कैसे हैं बहराम भाई? अमसाल ने मुस्कुराते हुए बहराम शाह से कहा तो उसने भी मुस्कुराते हुए सर को खम दिया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और ज़ख्म कैसा है तुम्हारा? बहराम की माँ जीनत बेगम ने उसको प्यार करते हुए अपने पास बिठाया। अमसाल ने बहराम शाह के सामने बैठते हुए टांग पे टांग चढ़ाई। हमें पता चला है कि तुम्हें किसी ने गोली मारी है। खुदा गारत करे उस जालिम को, कैसे फूल सी बच्ची कुमला के रह गई है। माँ की बात सुनकर उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। बस आंटी, क्या कह सकते हैं, किसी नामर्द ने एक लड़की पर अंधा अपनी धाक बिठाने की नाकाम कोशिश की है। अमसाल ने बहराम की तरफ देखते हुए कहा। तुम जानती हो उन्हें? कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था? बशीर शाह ने तफक्कुर से कहा। जी अंकल, मैं जानती हूँ, और जहाँ तक रही मकसद की बात, तो बस एक कमीने ने अपनी कमीनी दिखाई है। अमसाल ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट बहराम की तरफ उछाली तो वह दांत पीस कर रह गया। मगर मुस्तफ़ा तो कह रहा था कि उन्हें नहीं पता कौन है। मैंने उन्हें नहीं बताया। अगर बता देती तो अब तक यूँ खुला ना घूम रहा होता, बल्कि कब का कब्र में उतर चुका होता। उसने बहराम की तरफ देखते हुए जताया। तो पुत्र बताना चाहिए ना, अगर उस खबीस ने दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? बशीर शाह ने कहा। नहीं अंकल, अब कुछ नहीं करेगा। इतना भी वो सिर्फ इसलिए कर गया कि उसे मैंने ढील दे रखी थी। और जहाँ तक रही घर में बताने की बात, वो उनकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए गोया हुई। तो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातें लेकर बाप भाइयों की तरफ भागती हैं। अमसाल शाह अपने खाते खुद ही क्लियर कर लेती हैं। बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए हैं उसकी तरफ, एक ही बार में चुकाने का इरादा है मेरा। अमसाल ने बहराम की तरफ देखते हुए आंख दबाई। चले बाबा, मुझे काम से जाना है, फिर आ जाइएगा, बहराम शाह ने उठते हुए कहा। अरे बहराम भाई, बैठे ना, इतनी भी क्या जल्दी है? अमसाल ने लफ्ज़ भाई पर खासा जोर दिया था। नहीं, हम फिर आएंगे बाबा, मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाए, कहता हुआ वो वरान से निकल गया। अमसाल के होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। हेलो। अमसाल लॉन में बैठी थी जब एक अनजानी आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाया तो आवाज़ के साथ साथ चेहरा भी अजनबी था। हाय, आप शायद अमसाल शाह हैं? सामने वाले ने बैठते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। अमसाल ने कंधे उचकाए तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। समझ गया, मुझे कहा गया है कि जो सीधी बात का भी उल्टा जवाब दे वही अमसाल होगी। जब तक आप मुझे अपना तारुफ नहीं देंगे तब तक मैं आपकी इस समझ को दाद नहीं दे सकती। वो उसकी बेनियाजी देखकर रह गया। मैं फरहाद शाह, राशिद शाह का बेटा, हायर स्टडी के लिए बाहर गया हुआ था, कल ही वापस आया हूँ। ओह अच्छा, तो तुम राशिद मामू के बेटे हो? सही, अमसाल मुस्कुराई। हाँ जी, ये तुम दोनों सबसे बड़े विक्टिम का बेटा है। हाँ जी, ये तुम दोनों के सबसे बड़े विक्टिम का बेटा है, सद्दाम शाह ने पास बैठते हुए कहा तो वो खिलखिला कर हंसी। चले, कुछ पता चला ये किसकी हरकत है? सद्दाम ने उसकी बाजू की तरफ इशारा किया। मैं जानती हूँ यार, फिर बताऊँगी। बीबी, सारिया बीबी कह रही हैं कि आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, आ जाए। मुलाजमा ने सारिया बेगम का पैगाम दिया तो उठकर चली गई। फरहाद की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। शी सो क्यूट। फरहाद की नज़रें अभी तक वहीं टिकी थी जिस तरफ अमसाल गई थी। उसकी बात सुनकर सद्दाम हंसा। क्यूट होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। अब आ गए हो तो जस्ट वेट एंड वॉच। हर रोज़ कुछ नया देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। अदी, कुछ पता चला कौन लोग थे? अमसाल ने बाजिल को इशारा किया तो उसने अदीद से पूछा। हाँ, अदीद की बात सुनकर अमसाल का रंग उड़ा था, जिसे अदीद ने ख़ास तौर पर नोट किया था। तुम्हारी ये उड़ी रंगत बता रही है कि तुम जानती हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि बता क्यों नहीं रही। अदीद ने झंझलाते हुए उठकर कहा। उसके पास आया। मुझे क्या पता अदी। सबके सामने डटकर खड़े होने वाली अमसाल उसके सामने लड़खड़ा रही थी। ओके, रिलैक्स, मत बताओ। अमसाल जल्दी से बाहर निकल गई। अदी, क्या वाकई पता चल गया? बाजिल ने अदी से पूछा।
यही तो प्रॉब्लम है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। सब जगह से पता करवा चुका हूँ, मगर हर जगह से यही जवाब मिलता है कि उस दिन शहर में किसी भी जगह ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। चलो तुम परेशान ना हो, पता चल जाएगा। बात करते करते अचानक अदित चौंका। यार बाजी, तुमसे तो वो हर बात शेयर करती है, पूछो जले से, तुम्हें बता देगी। मुझे चैन नहीं आता कि मेरी बहन का मुजरिम अभी तक यूँ सरेआम दंदनाता फिर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ, तुम खुद को यूँ हल्कान मत करो। बाजी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। हाय कजिन, क्या कर रही हो? फरहाद ने सुरैया शाह की गोद में सर रखे लेटी अमसाल से कहा। जख्म की वजह से वो 3-4 दिन बाद जमाल शाह हवेली आई थी। फरहाद से अलबत्ता उसकी काफ़ी बार मुलाकात हो चुकी थी। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पाकिस्तान में दिल लगाया या नहीं? दिल तो लगता है कुछ ज़्यादा ही लग गया मेरा, फरहाद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, आते ही कोई पसंद कर लिए क्या? अमसाल ने राजदारी से पूछा। शर्म करो, लड़कियाँ यूँ वो फाड़ कर ऐसी बातें नहीं करती, सुरैया शाह ने उसे टोका। हाँ तो वो और लड़कियाँ होती होंगी ना, मैं तो अमसाल शाह हूँ और अमसाल शाह सब कुछ कर सकती है। वो दोनों ही उसका शाहाना अंदाज देख कर रह गए। सही कह रही हो पुत्र, तू वाकई सब कुछ और बहुत कुछ कर सकती है। सुरैया शाह ने गहरी सांस ली और उठ गई। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे फरहाद? मैं कह रहा था कि दिल तो लग गया है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया हूँ। अच्छा, वो कैसे? अमसाल ने दिलचस्पी ली। उसका निकाह हो चुका है। ओह चलो कोई नहीं, तुम कोई और देख लो। कौन सा? अरे कहाँ गए? चलो कोई नहीं, तुम कोई और देख लो। कौन सा? वो आखिरी थी, और फिर भी वही चाहिए तो हमारी यानी मेरी और बाजी की खिदमत ले सकते हो। यकीन करो, मायूस नहीं लौटोगे। अरे नहीं, ज़रूरी तो नहीं जो पसंद हो मिल भी जाए, वो खुश रहे काफ़ी है मेरे लिए। फरहाद की बात सुनकर अमसाल मुस्कुराई। वाह भाई, क्या बात है, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको उससे बेहतर हमसफ़र अता करे। अमसाल उसे सदके दिल से दुआ दी थी। शहरी भाई, मुझे यूँ जाना है। अमसाल ने शहरियार को कॉल की। अभी तुम्हारा ज़ख्म ठीक से नहीं भरा, 1-2 दिन में चली जाना। मेरी 4 छुट्टियां हो गई हैं भाई, मिड टर्म सर पर है और मैं छुट्टियों पे छुट्टियां कर रही हूँ। आज क्विज़ भी है, प्लीज़ ना जाने दे। कैसे जाओगी? बाजी तो चला गया है। हाँ तो मैं खुद चली जाती हूँ, वैसे भी अब बाजू आसानी से मूव कर सकती हूँ। ठीक है, गार्ड्स को साथ लेकर जाना। बिल्कुल भी नहीं, मैं गार्ड्स के साथ नहीं जाऊँगी। अमसाल ने मुँह बनाया। मैं अकेले नहीं भेजूँगा तुम्हें। भाई मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो गार्ड्स का तमाशा लेकर घूमती फिरूँ। अमसाल झंझराई। मगर बच्चे, नो अगर मगर, मैं जा रही हूँ तो बस जा रही हूँ, बाय। अमसाल ने कॉल काट दी और गाड़ी की चाबी और बैग लेकर नीचे आई तो सारा बेगम को हॉल में बैठे पाया। मामा मैं यूँ नहीं जा रही हूँ बेटा, अभी से। मॉम, मेरी शहरी भाई से बात हो गई है, बाय, कहती वो जल्दी जल्दी हॉल से निकल गई। अगर थोड़ी देर और रुकती तो बारी बारी सबको बताना पड़ता कि कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो। गाड़ी में बैठते ही उसका मोबाइल बजा। जी भाई, अमसाल ने कॉल पिक करके कान से लगाते हुए कहा। जले मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा बाजू ठीक नहीं है, ओवर स्पीड नहीं करोगी, आहिस्ता गाड़ी चलाओगी, वरना मैं बात नहीं करूँगा तुमसे। शहरियार की धमकी सुनकर वो हंसी। ओके भाई, नहीं करूँगी, आप परेशान ना हो। अमसाल ने उसे तसल्ली दी। मेरी बात याद रखना, ठीक है? शहरियार ने उसे एक बार फिर ताकीद की। ओके ओके। भाई भी ना वहमी हो जाते हैं। अमसाल बड़बड़ाते हुए गाड़ी में बैठी। अभी उसने शहर के दाखिले रास्ते पर गाड़ी मोड़ी ही थी कि अचानक उसकी गाड़ी लड़खड़ाकर सामने दरख्त से जा टकराई। मैंने कहा था ना कि अगर मेरी ना हो सकी तो किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। बेहोश होने से पहले उसने बहराम शाह की आवाज़ सुनी थी। चलिए जी, कहानी को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। फिर देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है, क्या हुआ है हमारे अमसाल के साथ। हाँ, कैसे उसे ढूंढेंगे उसके भाई। चलिए देखेंगे आप और मैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करें यार। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।